सो पेंगोंग लेक पे मेरा ये स्टे था जहाँ पे मैं रुका था रात को। इसका प्राइस है अराउंड 1500 के आसपास, लेकिन मैंने 1000 में लिया, जिसके अंदर फूड वूड सब, होम स्टे में फूड वगैरह सब इंक्लूडेड होता है। और ये है सामने का व्यू, सामने ही पूरी पेंगोंग लेक दिख रही है। चलिए अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। सो ये होम स्टे था जहाँ मैं रुका था। चलिए आंटी, बाय। हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ लिया ना, ये कैमरा चालू है। हाँ 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 पक्का 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 पक्का, मैं ले लेता हूँ एक बार। ठीक है ना, चलिए बाय, मिलता है फिर, है ना। सॉरी, मेरी सांस की आवाज़ के लिए सॉरी। चलिए, सो अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से और चलिए। सो मैं जो रूट से आया था वो मेरे पीछे वाला रूट था, पूरा घूम के आया था मैं, जिसमें मुझे अराउंड 150 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़े थे। और एक रास्ता है डायरेक्ट पेंगोंग के लिए जो लेह से पड़ता है सिर्फ 160 किलोमीटर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस रोड से मुझे आने नहीं दिया गया था क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ बहुत जमा था चांगला पास, तो उस रूट से मुझे आने नहीं दिया गया था। कार्स अलाउड थी लेकिन बाइकर्स को नहीं जाने दे रहे थे। हालांकि बाइकर अभी इस सीज़न में, अभी स्टार्टिंग के सीज़न में आना चालू हुए नहीं है, बहुत ही लिमिटेड होंगे मेरे जैसे, बट बाइकर्स को नहीं आने दे रहे थे वहाँ से। तो अभी रिटर्न में मेरे को वापस से घूम के ही जाना पड़ेगा यार, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि शायद यहाँ से कुछ 40 किलोमीटर दूर दुरबुक आता है, वहाँ पे चेक पोस्ट है, वहाँ मुझे पता चल जाएगा कि मेरे को अंदर एंटर करने देंगे कि नहीं देंगे। अगर एंटर करने दिया तो ठीक, नहीं करने देंगे तो मेरा 80 किलोमीटर ये खाली बेकार जाएंगे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और अभी बज रहे सुबह के 8:50, मतलब मैं 8:45 पे निकल गया हूँ, 8:50 पे निकल गया हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रही है, काश ये फ्रीज़ नहीं होती तो और मज़ा आ जाता। कल मैं इस पॉइंट पे गया था फ़ोटोज़ खींचने के लिए। कुछ बीच में पैचेस है जहाँ पे फ्रीज़ नहीं है। वो क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर जो होता है ना, जो यहाँ का व्यू है, एक्चुअल व्यू, वो अभी नहीं दिख रहा है। वो दिखेगा 20 से 25-30 दिन के बाद। अब मेरा पेट्रोल भी कम होता जा रहा है, मुझे पेट्रोल भराना पड़ेगा। पेट्रोल, नेक्स्ट पेट्रोल पंप है 40 किलोमीटर, तो आई गेस कि वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँ। तो ये होम स्टे पे आप आराम से आके रुक सकते हो, अच्छा होम स्टे है। हालांकि इस तरह के जो होम स्टे होते हैं यहाँ पे आप ज़्यादा चीज़ों की डिमांड नहीं कर सकते, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जो मेन ज़रूरतें हैं जैसे कि खाना, क्योंकि यहाँ आजू बाजू कुछ खाना नहीं मिलता, कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं है, तो खाना आपको फ्री में मिल जाता है इंक्लूडेड। 2 टाइम का खाना, आप एक दिन के लिए रुके हो तो 2 टाइम का आपका खाना मिल रहा है, 1 टाइम आपको ब्रेकफास्ट मिल रहा है, चाय आपको 3 टाइम मिल रही है, 2-3 टाइम। वैसे आप ज़रूरी नहीं है कि वो लिमिटेड 1 या 2 टाइम में मिलेगी, आप जितनी बार रिक्वेस्ट करोगे वो आपको देंगे, खुश होकर आप एक्स्ट्रा उनको दे दीजिएगा। और इस तरह के होम स्टे में आपको एक अलग ही वाइब आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हो। इससे पहले जो 2 विलेज आए थे, मान विलेज, और मेरा वहाँ पे इंटरनेट और मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा था जियो का। इस गांव में आके चला है, जो कि पेंगोंग का ये जो मेन पॉइंट है। तो आप जब भी यहाँ आ रहे हो तो इस जगह स्टे कर सकते हो, इस होम स्टे में बिंदास, अच्छा होम स्टे है। और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, जहाँ पे मैं रुका था उसमें हीटिंग का ऑप्शन नहीं है, और उनके पास दूसरे भी रूम है जहाँ पे हीटिंग ऑप्शन है। क्योंकि एक बार अगर आप हीटिंग वाले में रुक गए तो आपको बाहर निकलने की फिर इच्छा ही नहीं होगी। ये देखिए क्या खूबसूरत व्यू लग रहा है। जिनसे मैंने ये गाड़ी ली है रेंट पे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप समोरी लेक ले आओ, वो यहाँ से, ये पेंगोंग से 10 टाइम्स बेटर है। बट हालांकि दोनों अभी फ्रीज़ है तो कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन स्टिल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो नहीं, पेंगोंग लेक इज़ 30-40 टाइम्स बेटर देन समोरी लेक। वाई? बिकॉज जो समोरी लेक का जो इलाका है वो काफ़ी कंजस्टेड है, और इवन जो
लेक के आजू बाजू का जो है वो पूरा बैरियर क्या रखा है, तो आप लेक के एकदम पास जा ही नहीं सकते हो, एक बैरियर के पीछे से खड़े होकर देखना पड़ेगा। तो एक तो वो बात, दूसरा जो करजोक विलेज है, जो मेन विलेज है समोरी लेक का, तो वहाँ से भी वो बहुत कंजस्टेड लग रहा है। यहाँ के जो विलेज है, तीनों के तीनों विलेज, चाहे मेराक हो गया, मान विलेज हो गया, और जहाँ मैं अभी रुका था, ये तीनों के तीनों विलेज एकदम ओपन है, खुले से है, यानी कि आपको एटलीस्ट बाहर निकलने में भी सोचना ना पड़े। लेकिन जो करजोक विलेज था वो काफ़ी जगह कंजस्टेड था। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से स्टिल पेंगोंग लेक इज़ बेटर। ये रोड से चलते हुए जो पूरी पेंगोंग लेक अभी नेक्स्ट कुछ किलोमीटर्स तक मिलेगी, ऐसा व्यू आपको करजोक में नहीं मिलेगा। समोरी लेक का जो व्यू है वो कुछ ही किलोमीटर तक है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो समोरी लेक को शायद मैं अवॉइड करूं, क्योंकि लद्दाख में देखने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, 10 दिन तो बहुत कम है। सो ये लास्ट पॉइंट है पेंगोंग का। अब इसके बाद पेंगोंग का व्यू नहीं आएगा, अब खाली सीधा रास्ता ही मिलेगा। वो थैंक गॉड यहाँ पर एक चेक पॉइंट है, तो इससे मुझे शायद कंफर्म हो जाए कि आगे का रूट चालू है या नहीं। सारे लैंडस्केप कितने खूबसूरत लगते हैं ना लद्दाख के। हालांकि आप इंडिया के अलग अलग स्टेट जहाँ पर जो भी माउंटेन एरियाज़ है, हिल स्टेशंस है, आप हर एरिया का अलग अलग आपको खूबसूरती देखने को दिखाई देगी। अगर आप उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश वाले, तो उत्तराखंड में आपको ग्रीनरी वाले पहाड़ दिखाई देंगे, और हिमाचल में दोनों मिक्स है, आधे ग्रीनरी वाले आधे इस टाइप के, और जो पथरीले वाले होते हैं वो वाले। एंड लद्दाख में आपको इस तरह के पहाड़ दिखाई देंगे, चॉकलेटी कलर के, और हर पहाड़ का कलर कुछ ना कुछ डिफरेंट है। ये आई थिंक यहाँ से रिवर निकलती है, लेकिन सूखी हुई है फ़िलहाल, पानी नहीं है। अभी तांगस्ते यहाँ से है 30 किलोमीटर और वहाँ पर ही मुझे पेट्रोल पंप मिलेगा। हालांकि अभी यहाँ पर जो ये चेक पॉइंट था आर्मी वाले ITBP का, तो इन्होंने तो कहा है कि रास्ता ओपन है, तो फिंगर क्रॉस, लेट्स सी कि जाने दिया तो अच्छा है। जब रोड पर बर्फ़ जमी हो और स्पेशली जब ब्लैक आइस हो, तो इसलिए वो लोग भी रिस्क नहीं लेते हैं और वो लोग आगे जाने नहीं देते। कितना ये खूबसूरत लैंडस्केप है, पथरीले पहाड़, थोड़ी थोड़ी बर्फ़, हल्की फुल्की ग्रीनरी। सो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ का लैंडस्केप। ये देखिए यहाँ पे कोई मोनेस्ट्री है शायद, ऊपर मुझे एक स्टैचू दिख रहा है, आई गेस वो बुद्धा जी का ही स्टैचू होगा। या वाह, क्या खूबसूरत लग रहा है सामने का व्यू। अभी तांगस्ता से तो मैं पेट्रोल भरा के निकल गया हूँ, और यहाँ पे चेक पोस्ट था, तो वहाँ पर मैंने जहाँ एंट्री की, उन्होंने तो कहा कि कोई रोकेगा नहीं, इस रास्ते से आप जाइए आगे। बट जब तक मैं वो क्रॉस निकल लेता मुझे यकीन नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो पूरा पहाड़ दिख रहा है आपको, पूरा बादलों से कवर है और अच्छा खासा वहाँ पे स्नो है। तो हमको वहीं से पास होके वो निकलना है, चांगला पास आएगा। तो जो चांगला पास होता है वहाँ पर अच्छी खासी बर्फ़ होती है, तो बस वही एक पार्ट है जहाँ से बाइक निकलना थोड़ा रिस्की रहता है। और यहाँ से अब ले है टोटल 115 किलोमीटर, सो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन बस यही है कि ये पार्ट से निकलना मेन इम्पॉर्टेंट है। अब क्या कोई एक आध दो बाइकर वगैरह दिखता ही रहना है साथ में इस रूट पे, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन अभी इस रूट पे एक भी बाइकर नहीं, सिर्फ एक जर्मनी की एक लड़की दिखाई दी थी मुझे। मैं चुंगस्पा पे रुका था ब्रेकफास्ट करने, तब वो लड़की दिखाई दी थी अकेली, वो भी सोलो ट्रैवलर थी, और वो भी स्कूटी के ऊपर ट्रैवल कर रही थी। तो सिर्फ एक वो ही मुझे दिखाई दी है, उसके अलावा मुझे और कोई दिखाई नहीं दिया है। पे थोड़ा ठंडा फील हो रहा है। सो एक ये रास्ता है जो लेक की ओर जा रहा है, और एक और ये है जो खारदुंगला होते हुए जाएगा। सो अभी लास्ट 3-4 दिन में जितना मैंने राइड किया है उसमें ये फर्स्ट टाइम इतनी स्टीफ चढ़ाई आ रही है, क्योंकि यहाँ से बीच में चांगला पास होते हुए गुजरेगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर टॉप पर है, इसलिए चढ़ाई ऊंची है। एंड शायद मे भी हो सकता है कि बीच में पूरा फॉग भी मिले। चांगला है 30 किलोमीटर यहाँ से, सिर्फ वो जो चांगला पास का जो कुछ किलोमीटर का पैच है वही है थोड़ा रिस्की जिसको क्रॉस करना, बाकी तो मोस्टली ऐसे ही रोड है। सो टोटल मैंने 4 दिन के लिए बाइक ली थी, आज 4th डे है। आज शाम को
तक मेरे पास बाइक है। ये देखिए सामने पूरे ही बादल ही बादल। आज से 10 साल पहले की लद्दाख और अभी की लद्दाख को कंपेयर करें तो बहुत हद तक रोडें बन चुकी है अच्छी अच्छी। ये देखिए पूरा फ्रीज है, और जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है ना तो कुछ अलग ही लेवल का शाइन करता है। तो अब यहाँ से सोल तक है 11 किलोमीटर, एंड चांगला भी अराउंड वही 15-20 के, ले 95, खारू 60। ये इतना प्यारा, मतलब बोलते हैं ना ब्यूटीफुल रोड है कि बार बार मन कर रहा है कि गोप्रो चालू ही रहने दो। ग्लव्स निकाल के पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा चिल्ड है। फ्रीजिंग पॉइंट है तो ऑब्वियसली ठंडा तो रहना ही है। अब यहाँ से स्नो मिलेगी पास तक, और चांगला पास क्रॉस करने के कुछ देर तक, इसलिए थोड़ा आराम से ही चलाना पड़ेगा अब, क्योंकि अब थोड़ा रिस्की एरिया आ गया है। क्योंकि जब तक स्नो दूर रहती है, आइस दूर रहती है, जब तक ठीक रहता है, लेकिन एक बार जब सड़कों पे आ जाती है तब वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। आई होप एंड आई विश कि ज़्यादा आइस रोड पे ना मिले, एंड खास करके ब्लैक आइस, नहीं तो थोड़ा रिस्की हो जाता है ये बाइक चलाने के लिए, स्लिपरी हो जाता है ना। क्योंकि वो चीज़ मैं एक बार मनाली में एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जब मैं अटल ब्रिज गया था तो वहाँ पे मुझे ब्लैक आइस मिली थी और 2 बार मैं स्लिप हुआ था। कितना खूबसूरत लग रहा है, और हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही है यहाँ पर, बहुत ही बारीक सी। ये देखिए सांस फूल रही है मेरी, ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं। अब सिर्फ बैग पे कवर लगाने के लिए रुका था, और अब पूरी सड़क पे ऐसा ही बर्फ़ जमी हुई है, तो धीरे धीरे चलाना पड़ेगा। सांस फूल गई है पूरी। ठंडी कुछ ज़्यादा ही तगड़ी है, और हेलमेट के वाइज़र पे फॉग जम रहा है तो वो भी बंद नहीं कर पा रहा हूँ बार बार। ये लोकेशन इतना खूबसूरत है ना, मन कर रहा है कि कहीं यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे कहीं हट वट होता और वहाँ पे रुकने का मौका मिलता तो मज़ा ही आ जाता है। ये एक्चुअली आइस जमा होती है तो उसके ऊपर से गाड़ियाँ निकलती है तो स्लिपरी हो जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है सांसें फूलती जा रही है। मन कर रहा है कि यहाँ अंदर आइस में जाके फ़ोटोज़ लूँ, लेकिन अभी ठंडी इतनी है कि रुकने का भी मन नहीं कर रहा है। साला एक बाइकर नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है इस सीज़न का पहला बाइकर मैं ही हूँ।
हाँ जी आराम से सही है। अभी तो बोलेगा वेदर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया है अभी यहाँ पर और कंटिन्यूसली स्नोफॉल हो रही है। सो ये है चांगला टॉप। बहुत ही एक्सट्रीम जो वेदर हो रहा है यहाँ का। सो जो लास्ट मैंने व्लॉग किया था चांगला पास पे, वहाँ पे वेदर कंडीशन कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो गई थी एंड कंटिन्यूसली स्नोफॉल भी हो रहा था। ये मेरी लाइफ का एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे खुद एक्सपीरियंस करनी थी लाइव स्नोफॉल की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसे मोमेंट पे हुई कि मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे वेदर इतना एक्सट्रीम हो गया था और रोड पर इतनी सारी आइस थी कि मेरे 3 फॉल हुए। हालांकि इतने डेंजर फॉल नहीं थे, लेकिन ये अच्छा है कि कुछ डैमेज नहीं हुआ ना बाइक को ना मुझे, बट बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया था। जैसे तैसे मैं चांगला पास तक तो पहुंच गया बाइक लेके, तो उसके बाद रोड डाउनफॉल था एंड जब चढ़ाई में इतना ज़्यादा रिस्की था तो डाउनफॉल में तो और ज़्यादा रिस्की हो जाता क्योंकि ब्लैक आइस पूरी तरह से जम गई थी और वो दिख नहीं रही थी क्योंकि उसके ऊपर फ्रेश स्नो गिरे जा रही थी, तो पता नहीं चल रहा था कि ब्लैक स्नो कहाँ है और नॉर्मल स्नो कहाँ है। तो इसलिए फिर मैंने चांगला पास पे जाके कम से कम 1-1.5 घंटा वेट किया कि कि पीछे से कोई ट्रक या फिर टेम्पो ट्रैवलर वाला कोई आ जाए जो पीछे कैरी कर बाइक लेके आ सके। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि एटलीस्ट 1 घंटा वेट करने के बाद एक टेम्पो ट्रैवलर आ गया और वो जो ड्राइवर था बहुत ही अच्छा था और उसके ऊपर ऑलरेडी एक बाइक थी गाड़ी पे, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि भाई दूसरी गाड़ी भी ले सकता है क्या ऊपर। तो उसने तुरंत अपनी जो एक गाड़ी थी उसको खोल के थोड़ा साइड में किया और जगह बना के ये गाड़ी को भी ऊपर लिया एंड बंदा बड़ा स्वीट था। ऊपर से लेके फिर अब भी ये नीचे एक विलेज है यहाँ जहाँ पे अभी कोई भी प्लेन है, पूरा कोई आइस वगैरह का सीन नहीं है। यहाँ पे आके उसने ड्रॉप किया है। फिर मैंने उससे पूछा भाई कितना चार्जेस, तो साफ मना कर दिया। उसने बोला कि नहीं भाई कोई चार्जेस नहीं, बट फिर मैंने अपने हिसाब से उस दे दिए कुछ। तो चांगला पास से लेके यहाँ तक मैं वही गाड़ी में आया हूँ और अब भी जस्ट नीचे उतर के हम लोगों ने खाना खाया और बस अभी ले की ओर जा रहा हूँ। ले ज़्यादा दूर, अराउंड 30 के आसपास होगा शायद, ये लिखा है यहाँ पे 34 किलोमीटर। ले से 20 किलोमीटर पहले एक विलेज आता है, शे विलेज। वहाँ पे आपको ये रेंचो वाला स्कूल मिलेगा।